वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। मैं अपने चैनल में आज से एक बहुत ही नया सेगमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ला रही हूँ। दैट इज जो बीपीएससी टियर 3 के टीचर्स का एग्जाम है एंड रिटन एग्जाम 19, 20, 21 और 22 का है, उसका मैं आपको एक एक इंग्लिश का जो सिलेबस में है मैं एक एक चीज आपको डिटेल में कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। इंग्लिश के सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ। टोटल एंड कंप्लीट ग्रामर, जितना ग्रामर है आपको ग्रामर से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। सो ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब इसमें से मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगी आपके एग्जाम्स के लिए। रिमेंबर, कौन सी एग्जाम की बात कर रही हूँ? बीपीएससी टियर 3 जो टीचर्स का एग्जाम 19, 20, 21 और 22 को होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको कैसे ये वीडियोस मिलेंगे वो भी आप पहले समझ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, हर नाम से वीडियोस बना हुआ है। आप बीपीएससी के नाम से जो भी वीडियोस बने हुए हैं आप उसको ओपन कीजिए, वॉच कीजिए और फायदा उठाइए। Now these are collocations. So what are collocations? They are group of words which generally come together to give you a specific meaning. कुछ ऐसे words जो कि generally साथ में आकर आपको एक specific meaning देते हैं। So remember, अगर आपको 500 collocations आता है ना तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, आप लच्छेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। So let us start with the first one. आज हम 5 collocations करेंगे with the first letter, that is A. The first collocation is absolutely necessary. The second one is accept a challenge. The third one is accept a defeat. The fourth one is accept an invitation. And the last one is accept a goal. बट आप इसको ऐसे नहीं समझोगे जब तक मैं आपको इसको हेल्प नहीं करूं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो द फर्स्ट वन आई टोल्ड यू इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इससे जो हम सेंटेंस बनाएंगे, दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर क्लियरिंग एनी जॉब इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एब्सोल्युटली नेसेसरी का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। सेकेंड कलोकेशन है एक्सेप्ट अ चैलेंज। एक्सेप्ट अ चैलेंज का मतलब हुआ चुनौती को स्वीकार करना, किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए रेडी होना। नाउ यू ऑल शुड एक्सेप्ट अ चैलेंज to improve your communication skills at the earliest. यानी मैं जो ये आपको चैलेंज दे रही हूँ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, you should accept that challenge. आपको उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। थर्ड है accept a defeat. accept a defeat का मतलब होता है हार मानना या हार स्वीकार कर लेना। पाकिस्तान accepted a defeat against India in 1971 इंडो-पाक वॉर। यानी पाकिस्तान ने अपना हार स्वीकार कर लिया था 1971 इंडो-पाक वॉर में। दैट इज एक्सेप्ट एन इन्विटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करना। लेट अस प्रैक्टिस अ सेंटेंस विद दिस कलोकेशन ऑल्सो। माई डॉटर accepted an invitation or accepted the invitation of going to her friend's birthday party. इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी जो है, मेरी जो डॉटर है, उसने बर्थडे पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार किया जो उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था। एंड द लास्ट कलोकेशन इज अचीव अ गोल। अचीव अ गोल का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ओके, now the sentence with this collocation is hard work is the key to achieve a goal. इसका मतलब क्या हुआ कि कड़ी मेहनत ही अगर आप करोगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। So thank you. Collocations with the letter B करेंगे।
ना ये कलोकेशंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, आप अच्छा वर्ड्स यूज़ कर पाओगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था व्हाट आर कलोकेशंस, सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कलोकेशंस विद द लेटर बी। सो पहला कलोकेशन है दैट इज ब्राइट फ्यूचर। सो ब्राइट फ्यूचर का मतलब होता है उज्जवल भविष्य। नेक्स्ट नंबर 2 कलोकेशन विद द लेटर बी इज बैलेंस्ड डाइट, जिसका मतलब होता है संतुलित आहार। थर्ड कलोकेशन है बिग डील। बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात या बड़ा काम। नेक्स्ट है बिग डिसीजन, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण निर्णय। एंड फिफ्थ कलोकेशन है बिटरली कोल्ड, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड। ना अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कलोकेशन से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और इससे ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि इन कलोकेशंस को आप यूज़ कैसे करोगे। भाई कलोकेशन जान गए, उसका मतलब जान गए, अब आपको उसका यूजेस भी तो जानना चाहिए ना कि आप सही उसका यूज़ करो। सो पहला है दैट इज़ ब्राइट फ्यूचर। हम बोल सकते हैं द सेंट ब्लेस्ड द चाइल्ड विद अ ब्राइट फ्यूचर। सेकेंड है बैलेंस्ड डाइट। ना ये ऐसा वर्ड है जो आप साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ? संतुलित आहार। ना इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? चिल्ड्रन मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। थर्ड कलोकेशन है बिग डील, जिसका मतलब क्या हुआ? बड़ी बात या बड़ा काम। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? मैं अपने लिए कैसे यूज़ करूँगी? इम्प्रूविंग communication skills of any child is not a big deal for me। यानी किसी भी बच्चे का, चाहे वो कितना भी कमज़ोर इंग्लिश में क्यों नहीं हो, उसका इंग्लिश इम्प्रूव करना या उसका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट कलोकेशन है बिग डिसीजन, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण निर्णय। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर, जब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने डीमोनिटाइजेशन किया था 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ नोट्स का, तो हम कैसे इस वर्ड को यूज़ करेंगे? दैट इज़ बिग डिसीजन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी took a big decision to demonetize rupees 500 and 1000 notes in the year 2016. Next, that is fifth कलोकेशन है bitterly cold, बहुत ज़्यादा ठंड। ओके, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? It is very cold or it is bitterly cold in Jammu and Kashmir during the winter season. सो ये 5 कलोकेशंस आप जाके प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको एक सेंटेंस बताई हूँ कैसे यूज़ करते हैं। आप घर पर जाके इसको 2 कर सकते हो, 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो, और हर क्लास में हर लेटर से मैं आपको 5 कलोकेशंस पढ़ाऊँगी एंड लेटर ऑन इस 5 को हम 10 कर देंगे। सो आप जितना ज़्यादा कलोकेशंस सीखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। That is with the letter C, okay? और if you remember, हम हर क्लास में 5 collocations with 1 letter करेंगे। वैसे ही आज हम C से भी 5 collocations करेंगे। So these collocations are, first one is cast a vote, जिसका मतलब होता है मतदान करना, okay? Next है catch a cold, जिसका हिंदी होता है सर्दी लगना। थर्ड है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट है चेंज द सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है विषय बदलना। नेक्स्ट है कम ट्रू, जिसका हिंदी होता है सच होना। ओके, अब आपने 5 कलोकेशंस जान तो लिया है, उसका हिंदी भी जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसका यूजेस, यानी हम अपने डेली लैंग्वेज में इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला है कास्ट अ वोट। नंबर 1 इज कास्ट अ वोट।
जिसका हिंदी होता है मतदान करना। ओके, नाउ इट इज सेड कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें मतदान करना ही चाहिए अपने फेवरेट लीडर के लिए। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू कास्ट अ वोट फॉर अ फेवरेट लीडर। ओके, सेकेंड है कैच अ कोल्ड। इसका हिंदी क्या होता है? सर्दी लगना। रिमेंबर, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? इफ यू डोंट वेयर योर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन यू विल कैच अ कोल्ड। यानी कि अगर तुम गर्म कपड़ा नहीं पहनोगे ठंडे के समय में, विंटर सीजन में, तो क्या हो जाएगा? आपको सर्दी लग जाएगी। थर्ड है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? ऐश्वर्या राय वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द केन्स फिल्म फेस्टिवल। ओके ओके, नेक्स्ट है चेंज द सब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या होता है? विषय बदलना। रिमेंबर, जब भी मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ ना, और अगर कुछ पैसे का डिमांड करती हूँ, तो ही ऑलवेज चेंजेस द सब्जेक्ट। हमेशा ही विषय बदल देते हैं। कैसे? इसको हम कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में? व्हेन आई आस्क्ड मनी फ्रॉम माय हस्बैंड ही चेंज्ड द सब्जेक्ट। राइट? यूजुअली ऑल द हस्बैंड्स आर इन दैट हैबिट ऑफ changing the subject when their wives ask for money. That is why we women should earn money ourselves, right? And next है come true, जिसका मतलब होता है सच होना। नो, आप लोग सबके पास एक एक सपना होगा ना। कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो, राइट? तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपका ड्रीम ज़रूर कम ट्रू होगा, ज़रूर सच होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम विल श्योरली कम ट्रू। राइट? ओके, सो ये तो आज हम 5 कलोकेशंस किए हैं। इनफैक्ट एक मेरा बहुत ही कॉमन कलोकेशन है विद द लेटर सी, जो मैं अपने हर क्लास में यूज़ करती हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, जब आपको मैं पूरा पढ़ा देती हूँ तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछती हूँ, इज़ इट क्रिस्टल क्लियर टू यू? ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल क्लियर? ये भी एक कलोकेशन है। इसका मतलब होता है शीशे की तरह साफ। यानी कि मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे शीशा साफ होता है, वैसे जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया? सो क्रिस्टल क्लियर इज़ द लास्ट कलोकेशन दैट आई always use in my class after explaining things to my children. So for more information like this, please like, subscribe and share my channel Learn Continental English. Remember, wait कीजिएगा आप, okay? And don't miss any collocation, okay? So next class में जो हम collocation करेंगे, that will be with the letter D. हम लोग इसको Z तक लेके जाएंगे, okay? And then we will come up with vocabulary from A to Z, okay? So आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको बहुत नया चीज़ सिखाएंगे जो इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको नॉलेज भी देगा, जिससे आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। I guarantee you, I promise you कि आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिन पर दिन आपके में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कलोकेशंस विद द लेटर डी। ओके, नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू वन एडवाइस कि ये कलोकेशंस को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, राइट? वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी। So let us start. So the first collocation is direct flight. Okay? Direct flight का मतलब होता है सीधी उड़ान। So इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? जनरली अगर आप फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो आप और एवरीबडी, इनफैक्ट वी ऑल, हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम भी कम लगता है और आपको एक फ़्लाइट से दूसरे फ़्लाइट चेंज करने का झंझट नहीं रहता है। तो अगर आप ओल्ड पीपल को देखोगे ना, सो ओल्ड पीपल जनरली प्रिफर अ डायरेक्ट फ़्लाइट देन
a connecting flight. Remember, old people generally prefer a direct flight than a connecting flight. Okay. सेकेंड का लोकेशन है डिपार्चर टाइम. ओके, डिपार्चर टाइम का हिंदी होता है प्रस्थान समय. ओके, सो जब भी हम लोग या तो ट्रेन से जाते हैं या फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कि आपका डिपार्चर, आपके ट्रेन का या आपके फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम क्या है, जाने का समय क्या है. सो इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? द डिपार्चर टाइम ऑफ माई फ्लाइट फ्रॉम पटना टू दिल्ली इज़ 7 AM in the morning tomorrow. यानी मेरा कल का प्रस्थान का समय पटना से दिल्ली जाने का सुबह का 7 बजे है. थर्ड है डू अ फेवर. डू अ फेवर का मतलब होता है किसी पे एहसान करना. ओके, सो सपोज़ कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, राइट, और मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, बोलने का मन नहीं कर रहा है, और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या जनरली मेरी डॉटर मेरे से आके बात करती है, तो अगर वो मेरे से आके बात करने की कोशिश करेगी तो हाउ विल आई टेल हर? कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर एंड लीव मी ऑल अलोन बिकॉज आई एम डिस्टर्ब्ड, राइट. सो इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं अपनी डॉटर को क्या बोली कि क्या आप मेरे पे एक एहसान करोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, आप मुझे अकेले थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस, राइट. कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर एंड लीव मी ऑल अलोन बिकॉज आई एम डिस्टर्ब्ड राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट का लोकेशन करेंगे विद द लेटर डी, दैट इज़ डू योर बेस्ट. डू योर बेस्ट का हिंदी होता है अपनी पूरी कोशिश करना. ना ये मेरा एडवाइस है आप बच्चों के लिए कि चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, राइट, पढ़ के आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, कुछ भी बनो, आपको हमेशा ही अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए, पूरा बेस्ट करना चाहिए. डू योर बेस्ट, राइट. सो इसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? I always do my best to improve your English, right? यानी अगर आपके इंग्लिश को मुझे अच्छा करना है, सुधारना है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ. ओके, नेक्स्ट का लोकेशन है डेड टायर्ड. डेड टायर्ड का मतलब होता है बहुत थका हुआ. ओके, एक्सट्रीम टायर्ड. ना जनरली जब हम अपने ऑफिस से आते हैं ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं. सो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी? आई गेट डेड टायर्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस. यानी डेड टायर्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा थका हुआ. ओके, नेक्स्ट का लोकेशन है डिक्लेयर अ वॉर. इसका मतलब होता है युद्ध की घोषणा करना. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इज़राइल डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट पैलेस्टीन in October 2023. Okay, so this was the last collocation. आज हमने collocations किया है with the letter D. Okay, please go home, revise this, use these collocations so that you can improve your English. Okay, मैं आपको every day कुछ ना कुछ नया आपको सिखाऊंगी, राइट, जिससे आपकी इंग्लिश दिन पर दिन बेहतर हो पाएगी. दैट इज़ विथ द लेटर ई. ना अगर मैं बार बार आपको बोलती हूँ, ओके, कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है, तो आपको कलोकेशंस जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट कलोकेशंस विथ द लेटर ई, दैट इज़ अर्ली राइजर. अर्ली राइजर का हिंदी क्या होता है? सुबह जल्दी उठना. सेकेंड कलोकेशंस है एम्प्टी प्रोमिसेस, जिसका हिंदी होता है अधूरे वादे. थर्ड कलोकेशन है एंटर पॉलिटिक्स, जिसका हिंदी होता है राजनीति में आना. फोर्थ कलोकेशन है अर्न अ लिविंग, इसका मतलब होता है जीविका कमाना. एंड फिफ्थ कलोकेशन है इक्वल राइट्स, जिसका मतलब होता है समानता का अधिकार. अब हम एक एक कलोकेशन का
यूज जानेंगे कि इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कलोकेशन इज अर्ली राइजर। ये आप लोग को बहुत को नहीं पता होगा ना कि अर्ली राइजर हम कब यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं ना। जो व्यक्ति सुबह में जल्दी उठते हैं ना उसको हम अर्ली राइजर बुलाते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली राइजर? सुबह जल्दी उठना। इसको हम कैसे यूज करेंगे? माई फादर इज एन अर्ली राइजर बिकॉज ही गेट्स अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। यानी कि मेरे पिताजी और मेरे पापा जो हैं वो अर्ली राइजर हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। ओके। सेकेंड कलोकेशन विद द लेटर ई है एम्प्टी प्रोमिसेस। एम्प्टी प्रोमिसेस का मतलब होता है अधूरे वादे। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना वो जनरली एम्प्टी प्रोमिसेस करते हैं इलेक्शंस के पहले ताकि उनको अच्छे से वोट मिल सके। तो इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? पॉलिटिशियंस मेक एम्प्टी प्रोमिसेस बिफोर द इलेक्शंस। थर्ड जो कलोकेशन है दैट इज एंटर पॉलिटिक्स। एंटर पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति में आना। ओके। नाउ जनरली आप देखते हो ना कि जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जनरली एक्टर्स जो होते हैं वो अपना पूरा जो यंग एज है, जो जवानी है, वो मूवीज़ बनाने में लगाते हैं। एंड वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड तो उन लोग क्या होता है, जनरली दे एंटर पॉलिटिक्स। सो इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? पवन सिंह who is a very popular Bhojpuri actor, he now wants to enter politics। इसका मतलब क्या हो कि पवन सिंह जो बहुत ही नामी भोजपुरी एक्टर है वो अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। नेक्स्ट है अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब होता है जीविका कमाना। जैसे कि हाउ डू आई अर्न माई लिविंग? आई अर्न माई लिविंग by teaching। okay, why? because my profession is teaching और teaching से ही मुझे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में? thousands of people earn a living या thousands of people earn their living by making YouTube videos, right? And one more collocation that is equal rights। इक्वल राइट्स तो आप सब जानते हो क्योंकि आप लोग सब सिविक्स में पढ़ते हो अबाउट इक्वल राइट्स। सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एवरीवन। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो हम सब को क्या प्रोवाइड करता है? इक्वल राइट्स, जिसका हिंदी होता है समानता का अधिकार। सो आई होप हम लोग क्या है ई से कलोकेशंस आज कर लिए हैं। आई हैव गिवन यू 5 कलोकेशंस जो कि मैं एवरी डे एक लेटर से आपको देती हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू कलोकेशंस विद द लेटर एफ। जब तक कि आपको नया वीडियो नहीं आता है एफ कलोकेशन से, यू कैन प्रैक्टिस कलोकेशंस विद द लेटर ई जो आज मैंने आपको बताया है। बट ऐसा नहीं कि ई करते करते आप ABCD को भूल जाइए, नहीं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कलोकेशंस वॉट एवर आई हैव taught you। So follow the instructions, whatever instructions I'm giving you, please follow the instructions if you want to improve your English with the letter F। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि practice these collocations so that you can apply these collocations or use these collocations in everyday life, right? So first collocation with the letter F जो हम करेंगे that is face a challenge, जिसका हिंदी होता है चुनौती का सामना करना। सेकेंड है fatal accident, जिसका हिंदी होता है गंभीर दुर्घटना। थर्ड इज fatal mistake, जानलेवा गलती। फोर्थ इज fight corruption, भ्रष्टाचार से लड़ना। फिफ्थ है feel guilty, दोषी महसूस करना। एक और मैं कलोकेशन आपको F से बता देती हूँ विच इज़ फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जिसका मतलब होता है निर्देशों का पालन करना। क्योंकि मैं आपको बार बार अपने क्लास में बोलती हूँ प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ गिवन बाय मी सो दैट यू कैन रियली इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन कलोकेशंस को आप कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे या डेली लाइफ में कैसे इन कलोकेशंस का यूज़ करोगे वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सो फर्स्ट मैंने जो आपको बोला था दैट इज़ फेस अ चैलेंज,
जिसका हिंदी होता है चुनौती का सामना करना। नाउ वी ऑल नो दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस अ चैलेंज। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या हुआ कि लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इसीलिए अगर हमारे सामने कोई भी अगर चुनौती आए तो उसका हमें सामना करना चाहिए। सेकेंड वर्ड है और सेकेंड कलोकेशन है फेटल एक्सीडेंट, जिसका हिंदी मैंने क्या आपको बताया है, गंभीर दुर्घटना। सो इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? अ फेटल accident occurred on the highway last night in which all the passengers died. इसका मतलब क्या हुआ? कल रात हाईवे पर एक गंभीर दुर्घटना में सारे पैसेंजर्स मारे गए। नेक्स्ट का लोकेशन है दैट इज फेटल मिस्टेक। फेटल मिस्टेक का मतलब होता है जानलेवा गलती, बहुत बड़ी गलती जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होता है। इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? द चाइनीज गवर्नमेंट मेड अ फेटल मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच COVID-19 वायरस killed millions of people globally. We are all aware of that. ये हम सबको पता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के घातक गलती के कारण, जानलेवा गलती करने के कारण बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल COVID-19 वायरस के कारण मारे गए। फोर्थ का लोकेशन है दैट इज फाइट करप्शन, जिसका हिंदी क्या होता है? भ्रष्टाचार से लड़ना। Now we all know that Indian government or the current government is trying very hard to fight corruption. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या करंट गवर्नमेंट है वो पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ने में। नेक्स्ट का लोकेशन है फील गिल्टी। फील गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी महसूस करना। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आई ऑलवेज फील गिल्टी वेन एवर आई डिसरिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अनइंटेंशनली। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत ही दोषी महसूस करती हूँ अगर मैं गलती से भी अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट कर देती हूँ बिना चाह के या जानबूझ के नहीं। ओके, सो रिमेंबर, practice all these collocations at home. You can make as many sentences with these collocations possible. At least try to make 2 sentences with each collocation, right? And secondly, I also would like to tell you that आगे आगे आप जो लेटर से collocation करते जा रहे, पीछे वाले collocations को मत भूलिए। Don't forget those collocations which we have already covered, that is till E. So just go back, see those videos and just keep on revising so that you get in a habit to practice these collocations in your daily life. That is with the letter H. So without wasting time, let us start with the first one. जो first collocation है with the letter H, that is hard to believe. Hard to believe का मतलब होता है difficult to believe, जो विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसा चीज होता है ना जो ऐसा फील होता है कि अरे यार ये चीज विश्वास नहीं हो रहा है। सेकेंड कलोकेशन है हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर। थर्ड कलोकेशन है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब होता है स्वस्थ खान पान। फोर्थ कलोकेशन है विद द लेटर एच, दैट इज हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता, अच्छे क्वालिटी का। ओके, फिफ्थ कलोकेशन है हेवी ट्रैफिक, जिसका मतलब होता है भारी यातायात। ओके, नाउ इन कलोकेशंस का मैं यूजेस आपको बताऊंगी कि इन कलोकेशंस को आप कैसे यूज करोगे, कैसे सेंटेंस में इसको यूज करोगे या कैसे इन कलोकेशंस आप सेंटेंसेस बनाओगे। और रिमेंबर, ये कलोकेशंस आप डेली यूज में ट्राई टू प्रैक्टिस इट। सो फर्स्ट कलोकेशन है हार्ड टू बिलीव। जस्ट रिमेंबर, इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास नहीं होता। सो इसको हम कैसे यूज करेंगे?
It's hard to believe that the brutal murder was done by a child. Generally murder जो होते हैं ना वो बच्चे नहीं करते हैं. Okay, so अगर किसी बच्चे ने कोई मर्डर कर दिया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, इट इज़ हार्ड टू बिलीव, विश्वास नहीं होता. फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ. इट्स हार्ड टू बिलीव दैट द ब्रूटल मर्डर वॉज डन बाय अ चाइल्ड. सेकेंड का लोकेशन है हार्डली एनी, जिसका मतलब मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल ना के बराबर. ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि घर में दूध खत्म हो जाता है, बट बच्चे को दूध देना ज़रूरी होता है पीने के लिए, बेबीज़ को. तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, देर इज़ हार्डली एनी मिल्क लेफ्ट फॉर द बेबी टू ड्रिंक. इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल दूध है ही नहीं है, ना के बराबर है. किसके लिए, बच्चे को पीने के लिए. थर्ड का लोकेशन है हेल्दी डाइट, जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्वस्थ खान पान. अ हेल्दी एंड अ बैलेंस्ड डाइट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट लोगे तो आप डिजीजेस से, बीमारी से दूर रहोगे. फोर्थ का लोकेशन है हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता. इससे आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, जनरली लिवाइस जीन्स जो होते हैं ना, जो हम जीन्स पहनते हैं, जो लिवाइस ब्रांड का होता है, दे आर वेरी कंफर्टेबल. कंफर्टेबल तो होता है, बट अगर आप दुकान में जाओगे तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव. क्यों एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज वो हाई क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है. सो लिवाइस जीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी. एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कीमती. फिफ्थ का लोकेशन है हैवी ट्रैफिक. ना आजकल आप देखोगे ना कि इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है कि बच्चे तो स्कूल लेट पहुंचते ही हैं बेचारे. हम लोग जो होते हैं, हम भी ऑफिस लेट से पहुंचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा काम सफ़र करता है और हमें सीनियर से डांट पड़ती है. और बच्चे अगर लेट पहुंचते हैं तो बच्चों को टीचर से डांट पड़ती है. सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, टुडे आई रीच्ड माई ऑफिस वेरी लेट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे. यानी कि आज मैं ऑफिस बहुत लेट पहुंची. क्यों, क्योंकि हाईवे पर बहुत हैवी ट्रैफिक था, भारी यातायात था. विद द लेटर आई. सो द फर्स्ट वन इज आइसी कोल्ड. आइसी कोल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड, जिसको आप बोल सकते हो बर्फीला ठंडा. इसको हम यूज कैसे करेंगे. सेकेंड का लोकेशन विद लेटर आई है इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस. इसका मतलब होता है, हिंदी इसका मीनिंग है प्रतिबंध लगाना. फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना. थर्ड का लोकेशन विद लेटर आई है इंटेंस प्रेशर, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम प्रेशर, तीव्र दबाव. फोर्थ का लोकेशन है इल इफेक्ट्स. इल इफेक्ट्स का मीनिंग होता है बैड इफेक्ट्स, और अगर हिंदी में इसका मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव. एंड द फिफ्थ है इंटरनल इंजरी. इंटरनल इंजरी का मतलब होता है आंतरिक चोट. अब इन सारे कलोकेशंस का मैं आपको यूजेस बताऊंगी, हाउ टू यूज दीज कलोकेशंस इन सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट कलोकेशन है आइसी कोल्ड, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग बता दिया है, दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड. सो हम बोल सकते हैं या सेंटेंस से बना सकते हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज ऑलवेज आइसी कोल्ड. इसका मतलब क्या होगा कि इस रिवर का जो पानी है ना वो हमेशा ही बहुत ठंड रहता है. या आप ये भी बोल सकते हो, माई हैंड्स वर आइसी कोल्ड, आई कुड बेयरली मूव माई हैंड्स. ठंडे के समय में क्या होता है, हाथ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, और आप अपने हाथों को ईजिली मूव नहीं कर पाते हो ठंड के कारण. सेकेंड का लोकेशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना. ना अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्या है, या इसको हम यूज कैसे करेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस on coaching institutions not to admit students below the age of 16. So we all know कि ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रतिबंध लगाया है उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे कि उन लोग जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स 16 साल से कम है उनको नहीं एडमिट करना है, उनका एडमिशन नहीं लेना है.
थर्ड का लोकेशन है इंटेंस प्रेशर, जिसका मैंने आपको क्या मतलब बताया, एक्सट्रीम प्रेशर, तीव्र दबाव। इसको हम कैसे इसे सेंटेंस बनाएंगे? द स्टूडेंट्स स्टडीड अंडर इंटेंस प्रेशर बिफोर देयर प्री बोर्ड्स। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सारे बच्चे जानते हो कि एग्जाम्स के पहले आप इंटेंस प्रेशर में रहते हो और पढ़ाई करते हो एक इंटेंस प्रेशर में, राइट? नेक्स्ट का लोकेशन है इल इफेक्ट्स। इल इफेक्ट्स का मतलब होता है बैड इफेक्ट्स, जिसका हिंदी मतलब है बुरा प्रभाव। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन हैव इल इफेक्ट्स ऑन द लिवर। ना आप लोग सब जानते हो, वी ऑल नो, कि अगर हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स खाएंगे या इसका यूज़ करेंगे तो इसका इसका हमारे लिवर पे बहुत ही बुरा प्रभाव करता है। इनफैक्ट ये हमारे लिवर को डैमेज भी कर देता है, इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स का बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट का लोकेशन है इंटरनल इंजरी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया आंतरिक चोट, राइट? इसे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे? ही हैड एन इंटरनल इंजरी आफ्टर द कार एक्सीडेंट, यानी कार एक्सीडेंट के बाद उसको इंटरनल इंजरी हो गया। विद द लेटर जे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट कलोकेशन विद द लेटर जे इज जॉब इंटरव्यू। नाउ जॉब इंटरव्यू का मतलब आप लोग जानते ही हो, जो हम जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, उसको बोलते हैं जॉब इंटरव्यू। ओके, सेकेंड जो कलोकेशन हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जॉब अपॉर्चुनिटी। थर्ड कलोकेशन वी आर गोइंग टू डू जंप टू अ कंक्लूजन। फोर्थ कलोकेशन है जंक फूड। एंड फिफ्थ जो हम कलोकेशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जॉइन द आर्मी। अब मैं हर कलोकेशन को आपको समझाते हुए इसका यूजेस बताऊंगी कि इनको आप कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करोगे। सो पहला है जॉब इंटरव्यू। इसको आप कैसे सेंटेंस में यूज़ करोगे? आई हैव गॉट अ जॉब इंटरव्यू टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ कि कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, यानी कि कल जो जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है उसके लिए मुझे इंटरव्यू देना है। आप इसको एक और सेंटेंस से बना सकते हो, डोंट बी लेट फॉर योर जॉब इंटरव्यू। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी कि जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बेटा, तो आपको लेट नहीं होना है। वाई? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो रिमेंबर, डोंट बी लेट फॉर योर जॉब इंटरव्यू। नेक्स्ट का लोकेशन है जॉब अपॉर्चुनिटी। मतलब जॉब के लिए जो आपको मौका मिलता है उसको हम जॉब अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। क्या हम बोल सकते हैं? देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द IT सेक्टर फॉर मेन एंड वीमेन। ये बिल्कुल ट्रुथ है बेटा कि IT सेक्टर में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। इसीलिए आप देखोगे बिहार के मैक्सिमम बच्चे का एम क्या होता है? इंजीनियरिंग। ओके, सो रिमेंबर, इससे हम क्या सेंटेंस बनाए हैं? देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द IT सेक्टर फॉर मेन एंड वीमेन। थर्ड का लोकेशन विद द लेटर जे है जंप टू अ कंक्लूजन, जिसका मतलब होता है, जिसका हिंदी होता है निष्कर्ष पे पहुंचना। ओके, नाउ ये इनफैक्ट हम लोग सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में हमें किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। सो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? वी मस्ट नॉट बी वेरी क्विक टू जंप टू कंक्लूजन्स, यानी हमें बहुत फास्ट या बहुत क्विक नहीं होना चाहिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट का लोकेशन विद द लेटर जे है दैट इज जंक फूड। आई थिंक इस वर्ड का मतलब मुझे समझाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो बच्चे दिन भर आप घर का खाना नहीं खाते हो और बाहर जाके जंक फूड खाते हो, जैसे आपका हो गया चाउमीन, पास्ता। ओके, नाउ दिस जंक फूड इज़ वेरी हज़ार्डस फॉर हेल्थ। अगर आप रेगुलर जंक फूड खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? जंक फूड
is hazardous for health. एक और इसका आप यूज देख लो, children should not eat or children should not consume a lot of junk food. They should eat healthy food and that too homemade food. एक और इसका आप यूज देख लो, most junk food is high in sugar. यानी जितने सारे जंक फूड होते हैं ना, उनमें शुगर का मात्रा बहुत हाई होता है, इसीलिए आजकल के बच्चे में भी आप देखोगे कि बच्चों को भी शुगर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट कलोकेशन विद द लेटर जे है, दैट इज ज्वाइन द आर्मी. आर्मी को ज्वाइन करना. ओके, इसको हम कैसे यूज करेंगे? ही ज्वाइंड द आर्मी एट द एज ऑफ 18. यानी जब वो 18 साल का था तो उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया. एक और आप इसका यूज देख लो, माई ब्रदर हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द आर्मी. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा भाई अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिसेंटली आर्मी ज्वाइन किया है. हम कलोकेशंस करेंगे विद द लेटर के. सो आज हम 5 कलोकेशंस करेंगे. दे आर, द फर्स्ट वन इज किक ऑफ. किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना. सेकेंड कलोकेशन है कीप अ सीक्रेट, जिसका मतलब होता है राज रखना. थर्ड कलोकेशन है कीप फिट, जिसका मतलब होता है स्वस्थ रहना. नेक्स्ट कलोकेशन है कीप इन टच, जिसका मतलब होता है संपर्क बनाए रखना. एंड नेक्स्ट कलोकेशन है कीप अ प्रॉमिस, जिसका मतलब होता है वादा निभाना. अब हम एक एक कलोकेशन को डिटेल में करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इनको आप सेंटेंसेस में कैसे यूज करोगे. सो फर्स्ट कलोकेशन मैंने बताया था किक ऑफ, जिसका इंग्लिश का मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग और हिंदी मतलब होता है शुरू करना, किसी चीज़ को शुरू करना. इसको आप कैसे यूज करोगे? लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस. द मीटिंग विल किक ऑफ एट 10 AM. इसका मतलब है, हिंदी मीनिंग क्या हो गया कि मीटिंग 10 बजे शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं. T20 क्रिकेट मैच विल किक ऑफ एट 3 PM. इसका मतलब क्या हुआ कि जो T20 क्रिकेट मैच है आज वो 3 बजे शुरू हो जाएगा. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. माई फेवरेट टीवी सीरियल विल किक ऑफ एट 8 PM टुडे. कि मेरा जो फेवरेट टीवी सीरियल है वो आज 8 बजे रात को शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट कलोकेशन मैंने बताया था कीप अ सीक्रेट, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नॉट टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट टू एनीवन. और हिंदी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को राज रखना. ओके, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ही ट्राइड हार्ड to keep a secret about the surprise party. यानी उसने पूरी कोशिश की कि सरप्राइज पार्टी को किसी को ना बताया जाए और उसको राज ही रखा जाए. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. He promised to keep a secret about the birthday party. यानी उसने प्रॉमिस किया कि जो बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा था उसको एज अ सीक्रेट ही रखे, वो पहले से किसी को ना बताए. नेक्स्ट कलोकेशन मैंने आपको बताया था कीप फिट. नाउ दिस कलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को फिट रखें. सो कीप फिट का हिंदी मीनिंग होता है स्वस्थ रहना. ओके, नाउ कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? या तो योगा करके स्वस्थ रह सकते हैं या एक बैलेंस्ड डाइट खा के स्वस्थ रह सकते हैं. और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये 2 तरीके तो बिल्कुल हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस इसको हम कैसे यूज करेंगे? योगा इज अ ग्रेट वे टू कीप फिट एंड रिड्यूस स्ट्रेस. हम सबको ये पता है कि योगा एक बहुत ही बड़ा रास्ता है अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो और अपने आप को, अपने स्ट्रेस, अपने तनाव को थोड़ा सा कम करना चाहते हो. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स यू टू कीप फिट. यस, साइंस में ज़रूर आप पढ़े होंगे कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट खाते हो या लेते हो ना तो आप ज़रूर ही स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे. फोर्थ कलोकेशन है कीप इन टच, जिसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
संपर्क बनाए रखना। ना आज हम लोग सबको ही जानते हैं कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, देन इट इज़ इंस्टा हो गया, ये सारे सोशल मीडिया के फॉर्म्स हैं जिससे हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से कीप इन टच रहते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? सोशल मीडिया मेक्स इट ईजियर टू कीप इन टच with our friends and relatives who stay far away। यानी सोशल मीडिया बहुत ही ये चीज़ को ईजी कर देता है, हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से क्या करें? कीप इन टच रहें, मतलब संपर्क बनाए रखें। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। लेट्स एक्सचेंज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट वी कैन कीप इन टच, कि चलो हम लोग एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, सो दैट हम एक दूसरे से संपर्क बनाए रखें। लास्ट का लोकेशन विद द लेटर के इज कीप अ प्रॉमिस, जिसका हिंदी मतलब होता है वादा निभाना, कि अगर आपने किसी को कोई वादा किया तो उसको निभाना बिल्कुल चाहिए हमें। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ प्रॉमिस दैट वी मेक। यस, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं ना, उस प्रॉमिस को हम क्या करें? निभाएं। लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ प्रॉमिस दैट वी मेक। इसका मतलब कि जो प्रॉमिस हमने किया है उसको हमें निभाना भी आना चाहिए। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू कीप अ प्रॉमिस टू माई पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ कि मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से जो वादा करती हूँ ना, उसको बिल्कुल मैं निभाऊं। 5 का लोकेशंस बताऊंगी लेटर एल से, उसका हिंदी मीनिंग एज वेल एज इंग्लिश मीनिंग, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन का लोकेशंस को आप डेली लाइफ में, डेली यूज सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज लीगल एडवाइस, जिसका मतलब होता है कानूनी सलाह। सेकेंड इज लाइट अ फायर, जिसका मतलब होता है आग जलाना। थर्ड का लोकेशन है लॉन्ग अगो, जिसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले। फोर्थ का लोकेशन है लूज होप, जिसका मतलब होता है आशा खोना। एंड फिफ्थ का लोकेशन है लीव अ मैसेज, जिसका मतलब होता है एक संदेश छोड़ना। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप सेंटेंसेस में कैसे यूज करोगे। हर एक का लोकेशन से मैं आपको 2-2 सेंटेंसेस बताऊंगी। फर्स्ट वन है लीगल एडवाइस। ओके, मैंने क्या इसका आपको हिंदी में मतलब बताया? कानूनी सलाह। शी कॉन्टैक्टेड हर लॉयर to ask for legal advice regarding her divorce। यानी उसने अपने वकील, अपने लॉयर को कांटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको कानूनी सलाह चाहिए था अपने डिवोर्स के केस में। सेकेंड सेंटेंस है द कंपनी हायर्ड अ लॉयर टू ऑफर लीगल एडवाइस इन फाइनेंशियल मैटर्स। यानी कंपनी ने एक लॉयर को हायर किया जो कि अपना लीगल एडवाइस, अपना एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता था फाइनेंशियल मैटर्स में। सेकेंड का लोकेशन है लाइट अ फायर। इसका पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट अ फायर विथ मैच स्टिक्स एंड लाइटर्स। यानी जो छोटे बच्चे हैं ना, उन लोगों को आग नहीं जलाना चाहिए, या तो मैच स्टिक या लाइटर से, मतलब किसी चीज़ से आग नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए डेंजरस होगा। सो रिमेंबर, पहला सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन शुड नॉट लाइट अ फायर विथ मैच स्टिक्स एंड लाइटर्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वी यूज अ मैच स्टिक टू लाइट अ फायर। यानी हम मैच स्टिक यूज करते हैं आग को जलाने के लिए। थर्ड का लोकेशन है लॉन्ग अगो, जिसका मतलब हो क्या? मैंने आपको बताया काफ़ी समय पहले। माई फादर बॉट अ हाउस इन दिल्ली लॉन्ग अगो। यानी मेरे पापा एक घर खरीदे थे दिल्ली में बहुत समय पहले, काफ़ी समय पहले। सेकेंड सेंटेंस है द ताज महल वॉज बिल्ट लॉन्ग अगो बाई शाहजहां फॉर हिज वाइफ। यानी ताज महल आज तो बना नहीं है, इसको बहुत पहले बनाया गया है, और इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए। फोर्थ का लोकेशन है लूज होप, जिसका मतलब मैंने आपको बताया है आशा खोना। ओके, इससे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? वी शुड नेवर lose hope and work hard
फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यानी कि हमें कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी बिगैन टू लूज होप आफ्टर मैनी फेलियर्स। यानी बहुत सारे फेलियर्स फेस करने के बाद शी स्टार्टेड लूजिंग हर होप, उसने आशा अपना खो दिया था। नेक्स्ट का लोकेशन है लीव अ मैसेज, जिसका मैंने आपको हिंदी मतलब क्या बताया, एक संदेश छोड़ना। इसको हम कैसे यूज करेंगे? ही फॉरगॉट टू लीव अ मैसेज फॉर हिज पेरेंट्स। यानी इसका मतलब हुआ कि वह भूल गया अपने पेरेंट्स के लिए एक संदेश छोड़ना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू लीव अ मैसेज बिफोर लीविंग फॉर दिल्ली। यानी मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि दिल्ली जाने से पहले एक संदेश जरूर छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक के साथ आऊंगी, वो आपके लिए सरप्राइज है। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। थैंक यू एवरीबडी।